आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नेगी क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान खाते से हमें आय और व्यय खाता तैयार करना है। नीचे प्राप्ति और भुगतान खाता दिया गया है। इस खाते में थोड़ी सी यहाँ पर क्वेश्चन में दिक्कत है, अब सुधार देते हैं। ये आय और व्यय यहाँ पर उल्टे लिखे हुए हैं। हमें ध्यान रखना है कि ये जो पक्ष है वो प्राप्ति पक्ष होता है और जो सीआर पक्ष होता है वो यहाँ पर भुगतान पक्ष होता है। सबसे पहले हम एक बार हमारा आय और व्यय खाता तैयार कर लेते हैं, उसी बीच हम आय व्यय खाते को बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हमारा जो आय और व्यय खाता होता है वह आयगत प्रकृति का होता है, अर्थात इसमें सभी प्रकार के आयगत व्ययों को ही दिखाया जाता है, यहाँ पर और किसी व्यय को नहीं दिखाया जाता। इस खाते के अंदर आय और व्यय का जो खाता होता है वो उपार्जन आधार बनाया जाता है, अर्थात जो करंट ईयर या जो वर्तमान ईयर के जितने भी खर्चे या आय होती है केवल उन्हीं सभी को दिखाया जाता है। इसके अलावा सभी मदों को यहाँ पर नहीं दिखाया जाता। अब हम हमारे क्वेश्चन के मदों को देखना शुरू करते हैं। हमारे क्वेश्चन में बहुत सारी मदें दी गई हैं। सबसे पहले हम भुगतान की मदें देखने की कोशिश करते हैं। भुगतान में हमारे पास फर्नीचर का क्रय किया गया है। ये एक पूंजीगत व्यय है जो आय व्यय खाते के अंदर नहीं आता, इसलिए हम केवल आयगत व्ययों को देखने की कोशिश करेंगे। वेतन, दूरभाष व्यय, बिजली प्रभार, डाक और लेखन सामग्री, ये सभी आयगत हैं। पुस्तकों का क्रय आयगत प्रकृति का नहीं होता, यह पूंजीगत प्रकृति का होता है। इसके बाद मनोरंजन व्यय, यह भी आयगत प्रकृति का होता है। प्रतिभूतियों में क्रय किया गया है, यह पूंजीगत क्रय है। इसके बाद में जो विविध व्यय दिया गया है आखिर में 600 रुपए के, और भी एक आयगत कर है, आयगत व्यय है। इसके बाद में शेष दिए गए हैं जो किसी भी प्रकार से आय और व्यय खाते के अंदर नहीं आते। इसके बाद हम हमारे प्राप्ति खाते को देखते हैं। जो चंदा दिया गया है, मैंने आपको पहले बताया था कि आय और व्यय खाते में केवल करंट ईयर की मदों को शामिल किया जाता है, इसलिए जो दर, क्योंकि हमारा जो चिट्ठा बना है वो 31 मार्च 2018 का बन रहा है, इसलिए जो 2017 और 18 की जो मद है चंदे की, केवल हम उसी मद को यहाँ पर शामिल करेंगे। उसके बाद में दान और होल किराया, ये दोनों भी आयगत मदें हैं। दान एक पूंजीगत मद भी होती है और आयगत भी होती है, लेकिन जब क्वेश्चन में ना लिखा गया हो हम दान को केवल आयगत मानेंगे। अब हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दी गई है, उन्हें देख लेते हैं। बकाया वेतन 1500 रुपए है जो इसी साल का है, इसलिए इस साल के आय और व्यय खाते में जुड़ेगा। बकाया मनोरंजन व्यय भी दिया गया है जो 500 रुपए है, यह भी बकाया है, इसलिए इसी साल का है और इसी साल में जुड़ेगा। अप्राप्य बैंक ब्याज है, जो अप्राप्य बैंक ब्याज है वो भी हमें नहीं मिला है और इसी साल का है, इसलिए भी हमारे आय और व्यय खाते में जुड़ेगा, हम जिसे आगे देखेंगे। अर्जित चंदा जो हमें दे रखा है 400 रुपए का, अर्जित चंदा हमें दे रखा है 400 रुपए का, अर्थात ये हुआ ये पहले से हमारे पास आया हुआ है, अर्जित किया हुआ है और ये इस साल की मद नहीं है, इसलिए हम इसे हमारे चंदे में से घटा देंगे। इसके बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 50% प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत करेंगे, अर्थात मैंने आपको पहले बताया था जो हमारा प्रवेश शुल्क यहाँ पर ऊपर आया हुआ है, ये रहा, ये जो मद है इसके 500 रुपए की है, इसमें से हमें 50% को पूंजीकृत करना है, अर्थात उसको बैलेंस शीट में भेजेंगे। जो बचाव 50% होगा हम केवल उसी आयगत व्यय खाते में के अंदर लिखेंगे। उसके बाद हमें नीचे दिया गया है फर्नीचर पर 10% वार्षिक दर से हाथ लगाएंगे, ये हम आखिर में देख लेंगे। सबसे पहले हम हमारा खाता बनाना शुरू करते हैं। आय और व्यय खाते के अंदर डीआर साइड के अंदर व्यय लिखे जाते हैं और सीआर साइड के समय सभी प्रकार की आयों को लिखाया जाता है जो करंट ईयर से संबंधित हो। जो जितने भी ऊपर हमने अभी खर्चे देखे थे हम उन सभी को हमारे खाते में एक साथ लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक, लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो व्यय था वह था वेतन का व्यय, जो कि 2000 रुपये तो हमारे प्राप्ति भुगतान खाते से लिया हमने और 1500 रुपये जो आउटस्टैंडिंग या बकाया था वो ले लिया।
और ये दोनों मिलाकर यहाँ पर हो गया 3500 रुपये। उसके बाद में दूरभाष व्यय शामिल हो जाएगा, दूरभाष का व्यय शामिल है, ये हमारे पास 300 रुपये का दिया हुआ है। उसके बाद में बिजली अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो दिया गया है, और वो हमें दिया गया है 600 रुपये का क्वेश्चन में। मैं बार बार क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ ताकि हमारा समय खराब ना हो। जो डाक सामग्री है उसके भी ऊपर रुपए दिए गए थे, और डाक सामग्री के रुपए हैं 150 रुपये। हम थोड़ी देर बाद में अभी क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे। इसके बाद आखिर में हमारे पास एक मनोरंजन व्यय दिया गया था। मनोरंजन एक व्यय नामक एक सामग्री थी जो 900 रुपये तो करंट ईयर की थी, और मैंने आपको बताया था कि अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन के अंदर 500 रुपये का आउटस्टैंडिंग दिखाई गई थी, इसलिए दोनों मिलाकर हो गया कुल 1400 रुपये। सबसे आखिर में एक विविध व्यय का नाम से एक व्यय था जो भी करंट ईयर का होता है, और उसे हमने 600 रुपये दिया गया तो हम लिख लेते हैं। इसके बाद में एक मूल्यह्रास हमें अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन के अंदर दिया गया था। हम अब मूल्यह्रास निकालेंगे। मूल्यह्रास किस प्रकार निकाला जाता है? हमारे जो ऊपर संपत्ति है हम उसको देखते हैं कि हमने कितने रुपए की संपत्ति परचेज की थी। हमें फर्नीचर पर 10% मूल्यह्रास लगाना है तो फर्नीचर देखते हैं। हमारा जो फर्नीचर है, मैंने बताया था आपको, ये फर्नीचर का क्रय किया गया है 1/7/2017 को। ये 5,000 का फर्नीचर है हमारे पास में। 1/7/2017 को क्रय करने का मतलब हुआ कि 2017 और 18 की जो साल है उसमें यह फर्नीचर केवल 9 महीने काम में आया है। तो हम ऐसा करते हैं, अलग से 9 महीने का हम केवल 9 महीने का हमारा मूल्यह्रास निकालने की कोशिश करते हैं। हमारी मूल्यह्रास के लिए जो संपत्ति थी वो 5,000 की थी, उस पर 10% हमें मूल्यह्रास लगाना है, और केवल 9 महीने का लगाना है, इसलिए हम 9/12 कर रहे हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो मूल्य निकल कर आएगा वो आएगा 375 रुपये। ओके, ठीक। अब हम अपने सभी प्रकार का आयों को देख लेते हैं। हमारी आयें जो है वहां पर एक चंदे की आय है, दान की आय है, हॉल का किराया है, और प्रवेश शुल्क जो हमें आधा लेना है इस चीज की आय है। चलिए सभी प्रकार की आय में हम लिख लेते हैं। हमारा जो सबसे पहले हमारी आय थी वह थी प्रवेश शुल्क की। प्रवेश शुल्क की जो 250 रुपये हमें दी गई है, कि 500 रुपये दी गई थी, 50% हमने पूंजीकृत कर दी। उसके बाद में चंदा दिया गया है जो 10,000 का दिया गया था, और हमने 400 रुपये, मैंने आपको बताया था कि हमें माइनस करने हैं, क्योंकि जो 400 रुपये एक्स्ट्रा है वो अर्जित है, अर्थात पिछले साल के हैं, हमें केवल करंट ईयर के लेने हैं। तो ये हो गए यहाँ पर 9600। और आखिर में हमें ब्याज प्राप्त हुआ है जो हमारा करंट ईयर का है, इसलिए हम यहाँ पर जोड़ेंगे। 450 रुपये खाते के अंदर दिए गए थे, और 150 रुपये 150 रुपये हमारे जो आउटस्टैंडिंग थे अर्थात बकाया थे, इसलिए हमें कुल 600 रुपये हो गए। अब हमारा खाता पूर्ण हो चुका है, हमें केवल खाते का टोटल लगाना है। जब हम हमारी सभी प्रकार की आय का टोटल लगाएंगे तो ये अमाउंट आएगी हमारे पास में 10,450। और हमें टोटल हमेशा बराबर करना है, तो हमें अभी इससे व्यय खाते का टोटल लगा के देखते हैं कि हमारे पास कितना आता है। जब हमने व्यय खाते का टोटल लगाया तो ये मैं एक बार अमाउंट साइड में लिख लेता हूं। ये हमारा टोटल आ रहा है 6,925 रुपये, 6,925 रुपये। ओके, और जो आखिर में यहाँ पर मन लिखी जाती है वो लिखी जाती है आय का अधिक्य, क्योंकि हमेशा आय का अधिक्य होता है। तो आय का अधिक्य हमारे क्वेश्चन में आया है। जब हम सभी प्रकार की आय में से खर्चों को उठाएंगे तो हमारे पास आय का अधिक्य आ जाएगा, जो हमारे पास आ रहा है 3,525 रुपये, 3,525 रुपये।
और इस प्रकार इस प्लस का जब हम टोटल लगाएंगे तो वो भी हमारा आखिर में 10,450 हमने कर दिया। तो ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।